यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना ये चैप्टर आगे कंटिन्यू करना है, लैंडस्केप ऑफ द सोल। हमारी 11th क्लास की हॉर्नबिल बुक में से हम ये रीड कर रहे थे बेटा, लैंडस्केप ऑफ द सोल। और हमने रीड किया था इस चैप्टर में, हमारे नेथली ने, हमारे राइटर जो है नेथली ट्रॉवेरो है, उसने चाइनीज़ और यूरोपियन पेंटर में डिफरेंस बताया था, चाइनीज़ और वेस्टर्न आर्ट में डिफरेंस बताया था कि चाइनीज़ आर्ट कैसी होती है और यूरोपियन आर्ट कैसी होती है, उसने ये बताया था। ठीक है बेटा। दो जो चाइनीज़ लैंडस्केप होते हैं वो क्या है, वो पेंटर की इमेजिनेशन, पेंटर के माइंड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कैसे बना रहा है, और हम लोगों को, व्यूअर्स को उसको परसीव करना है अपने अकॉर्डिंग, उसको उसके ब्लैंक स्पेसेस को फिल करना है। वो ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, इनर वन होते हैं और कंसेप्चुअल होते हैं। ठीक है। और जो यूरोपियन पेंटर्स हैं वो कैसे बनाते हैं, वो बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ें बनाते हैं, जिस सोच से, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो खुद बनाते हैं, सिमिलरली वही पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे ही सामने वाला बंदा उसको परसीव करता है और देखता है। हमने ये पढ़ा था स्टार्टिंग के फर्स्ट पार्ट में। अब हम आगे रीड करेंगे बेटे इसका सेकंड पार्ट, जिसके अंदर आता है हमारा शेंशुई का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 3 पार्ट्स में मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया बेटा, थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया है कि कैसे यूरोपियन और चाइनीज़ आर्ट में क्या डिफरेंस होता है। अब हम लोग शेंशुई के बारे में बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो लेट अस बिगिन इट, वी हैव टू रीड इट फ्रॉम हियर। दिस कंसेप्ट इज़ एक्सप्रेस्ड एज शेंशुई। ये जो कंसेप्ट है जो हमने ऊपर पढ़ा, इस कंसेप्ट को चाइना में क्या बोला गया है, शेंशुई का कंसेप्ट बोला गया है, जिसका मतलब क्या है, लिटरली माउंटेन वाटर, माउंटेन वाटर है जिसका मतलब, और उसको चाइनीज़ में क्या बोला गया है, शेंशुई बोला गया है। विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करता है ये शेंशुई का कॉन्सेप्ट, और उसका मतलब क्या है, माउंटेन वाटर। देखिए बेटा, जैसे कि आप लैंडस्केप्स होती हैं, माउंटेन्स होती हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ से क्या बहती है, एक नदी सी बहती है, रिवर सी बहती है। ठीक है ना। तो अभी इसके आगे आगे हम रीड करते हैं कि ये जो शेंशुई का कंसेप्ट है, ये शेंशुई का मतलब क्या है, माउंटेन वाटर है, जिसको, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करता है। मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, दीज रिप्रेजेंट 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब बेटा क्या होता है, अपोजिट पोल्स को, अपोजिट थिंग्स को, अपोजिट कंटेंट्स को रिप्रेजेंट करता है शेंशुई का कॉन्सेप्ट। ये माउंटेन वाटर का जिसको हम बोलते हैं, और जिसका, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंडस्केप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 2 कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट पोल्स रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या रिफ्लेक्ट करता है, दाओइस्ट का व्यू रिप्रेजेंट करता है। दाओइस्ट बेटा क्या है, एक चाइनीज़ फिलॉसफी जो कि हमारी लाओ त्जू के राइटिंग के ऊपर बेस्ड है। इसका व्यू क्या रिफ्लेक्ट करता है, इसके व्यू को रिफ्लेक्ट करता है ये इमेज, ये लैंडस्केप की इमेज जो क्या रिप्रेजेंट करती है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को दिखाती है। 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स जो यूनिवर्स के हैं, जो यूनिवर्स की 2 कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं उसको दिखाती हैं। माउंटेन क्या क्या मतलब है, यांग। माउंटेन का चाइनीज़ मीनिंग क्या है, चाइना में माउंटेन को क्या बोला जाता है, यांग बोला जाता है। रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हेवन, जो कि वर्टिकली किस तक लग रहा है, हेवन, स्काई तक लग रहा है। पता है आपको, माउंटेन्स इतने ऐसे वर्टिकली होते हैं, सीधे सीधे एकदम से, जो किस तक लग रहे हैं, हेवन तक लग रहे हैं, पूरे ऊपर स्काई तक लग रहे हैं। स्टेबल है, बिल्कुल बिल्कुल स्थिर है, शांत है, बिल्कुल एक ही जगह पे रुके हुए हैं। वार्म है और ड्राई हैं इन द सन। वाइल द वाटर, जबकि जो वाटर, जो माउंटेन से रिवर बह रही है, पानी बह रहा है, उसको चाइना में क्या वर्ड बोलते हैं, उसको चाइना के अकॉर्डिंग उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको बोला जाता है येन। माउंटेन को यांग, और वाटर को, वो रिवर वाटर जो उसमें से बह रहा है उसको येन बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टली बह रहा है, उसके अपोजिट वो वर्टिकली है माउंटेन। मैंने आपको बताया माउंटेन वर्टिकल है, और ये वाटर जो है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल बह रहा है। ठीक है ना। रेस्टिंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है। रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड है, मॉइस्ट है और कूल है। बिल्कुल उससे आपको कंट्रास्ट लग रहा है ना, अपोजिट लग रहा है ना ये चीज़। यांग क्या है, माउंटेन कैसे है, वर्टिकल है, वार्म है, स्टेबल है, ठीक है, और कैसे हैं, गर्म है, बिल्कुल बिल्कुल सन की रेस से वो ड्राई है। और जबकि जो वाटर है, जो रिवर से पानी उसमें बह रहा है, वो हॉरिजॉन्टल है, और क्या है, धरती पर रेस्ट कर रही है, फ्लूइड है, लिक्विड फॉर्म में है, मॉइस्ट है और कूलिंग प्रोवाइड करती है। द इंट्रैक्शन ऑफ yin, the receptive feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. अब भाई वो क्या कहती है, ऑथर कहती है, यिन का इंट्रैक्शन, यिन कौन, वो रिवर,
का इंट्रैक्शन, यिन एक फेमिनाइन एस्पेक्ट है यूनिवर्सल एनर्जी के अकॉर्डिंग। यूनिवर्सल एनर्जी का एक फेमिनाइन मतलब उसको लेडी से, उसको गर्ल पावर से डिनोट किया गया है, यिन को, रिवर को। और जो उसका काउंटर पार्ट यांग है वो मेस्कुलाइन है, वो मेल उससे डिनोट किया गया है। ये एक फंडामेंटल बेसिक है डाओइज्म की थ्योरी का। ठीक है बेटा, क्या बोला है उसने, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये एक चाइनीज़ कंसेप्ट है, मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, ये चाइनीज़ कंसेप्ट है आर्ट का। ठीक है, जिसको क्या नाम दिया गया है, शेंशुई नाम दिया गया है, जिसका मतलब क्या है, माउंटेन वाटर। ठीक है बेटा, माउंटेन वाटर है जिसका मतलब, एंड ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ऑल टुगेदर रिप्रेजेंट करता है लैंडस्केप को। और दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं इमेज में जो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, डाओ के व्यू को, यूनिवर्स के व्यू को रिफ्लेक्ट करते हैं ये दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स। कौन कौन से, माउंटेन और उसका वाटर। और आपने लैंडस्केप में भी देखा होगा कि कैसे आप जब भी बचपन में लैंडस्केप बनाते हो, इसकी पिक्चर बनाते हो, तो आप ऐसे माउंटेन्स बनाते हो और साथ ही एक रिवर उसके साथ फ्लो करती हुई दिखाते हो, है ना, यही होता है ना। तो वही है, ये टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को, यूनिवर्स डाओइस्ट के व्यू जो था यूनिवर्स को लेके, उसके दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को दिखाता है, अपोजिट पोल्स को दिखाता है, जिसमें माउंटेन को उन्होंने क्या नाम दिया है, माउंटेन लैंडस्केप, माउंटेन इन द लैंडस्केप जो है वो यांग है। जो लैंडस्केप में माउंटेन बना हुआ है वो क्या है, वो यांग है, YANG। और ये जो रिवर फ्लो कर रही है वो क्या है, यिन है। और यांग जो है वो मैस्कुलाइन पार्ट है, यूनिवर्सल एनर्जी का मैस्कुलाइन पार्ट है। ठीक है, और यिन जो है वो फेमिनाइन पार्ट है। ठीक है बेटा, और ये फंडामेंटल बेसिक मतलब एक बेसिक नोशन है, बेसिक पॉइंट है, बेसिक थिंग है किसकी, डाओइज्म की थ्योरी की। ठीक है बेटे, क्लियर हो गई आपको बात। अब ये तो दो एलिमेंट हो गए। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन असेंशियल थर्ड एलिमेंट। मेनली इसमें एक थर्ड एलिमेंट ऐसा है, हमने यांग और यिन को तो कंसीडर कर लिया इस लैंडस्केप के अंदर, लेकिन तीसरी ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग ओवरलुक कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो क्या चीज़ है, मिडल वॉइड। वॉइड होती है एम्प्टी स्पेस, मिडल एम्प्टी स्पेस। कौन सा एम्प्टी स्पेस, ये माउंटेन है और नीचे से रिवर जा रही है, जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, माउंटेन और रिवर आपस में मिल रहे हैं, जिस जगह पे जाके मिल रहे हैं, दैट इज़ द मिडल वॉइड। ठीक है बेटे, उसको क्या किया जा रहा है, जहाँ पे इन दोनों का इंट्रैक्शन हो रहा है, यांग और यिन का, जहाँ पे इनका इंट्रैक्शन हो रहा है दोनों चीज़ का, वो असेंशियल थर्ड एलिमेंट है जिसको लोग क्या कर देते हैं, ओवरलुक कर देते हैं। वो कौन सी जगह है जहाँ पे इंट्रैक्शन हो रहा है किसका, यिन और यांग का। क्लियर हो गई बेटा बात। ये माउंटेन्स, यहाँ से रिवर, एक जगह पे जाके ये आपस में क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। ठीक है ना, जो जिस जगह पे वो मिल रही हैं दैट इज़ अ मिडल वॉइड। वो जो एलिमेंट है वो थर्ड एलिमेंट है जिसको लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, शो ही नहीं करते अपनी लैंडस्केप में, और किसी भी कंसेप्ट में उसको शो नहीं किया गया है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात आपको। आगे देखिए, this can be compared with the yogic practice of pranayam. Breathe in, retain, breathe out. The suspension of breath is the void where meditation occurs. अब हमारी नरेटर जो है, नेथलिन जो है, वो कहती हैं ये कंसेप्ट, ये मिडल वॉइड का कंसेप्ट जो है, इसको किससे कंपेयर किया गया है, योगिक प्राणायाम से कंपेयर किया गया। प्राणायाम जो होता है ना, आपको पता है प्राणायाम क्या होता है, उससे कंपेयर किया गया है। प्राणायाम में क्या होता है, आप ब्रीद इन, सांस अंदर की तरफ लेते हो, रिटेन, रोकते हो सांस को थोड़ी देर, फिर उसको क्या करते हो, ब्रीद आउट करते हो। और जब आपने सांस रोकी, अपनी ब्रीदिंग को रिटेन किया, वो क्या है, वो मिडल वॉइड है। वो क्या है, वो जगह क्या है, वो मिडल वॉइड है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हो, वहीं पे ही मेडिटेशन होती है। एंड दैट इज़ वेरी वेरी important part of that pranayam, and that interaction place is also very important part where the yin and yang interact with each other. That middle part जो void part है, empty part है यूनिवर्स का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो चाइनीज़ पेंटिंग मैंने आपको बेटा पहले की स्लाइड्स में दिखाई थी, ये वाली, हाँ, ये पेंटिंग में भी आप देखो जो मिडल पार्ट्स छूटे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं जो वाइट कलर के पार्ट्स छूटे हुए हैं, दैट इज़ मिडल वॉइड। ये मिडल वॉइड है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो आगे बताएगा। द मिडल वॉइड इज एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन, कुछ भी नहीं हो सकता इसके बिना, इस मिडल वॉइड के बिना। क्यों कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिल्कुल वाइट अनपेंटेड स्पेस दिखाया गया है चाइनीज़ लैंडस्केप में, आपको यही मिडल वॉइड है, इसके बिना कोई कुछ भी नहीं। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, क्योंकि यहीं पे एक इंसान का, एक पर्सन का फंडामेंटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल, बेसिक रोल शुरू होता है। क्योंकि यहीं पे ही आके आप, जब कोई चीज़ आपको एम्प्टी दिख जाए, यहीं पे ही आप आके कुछ ना कुछ
सोचना शुरू कर देते हो, आपकी माइंड की क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। क्लियर हो रही है बच्चे बात मैंने क्या बोला? ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं जो आपको मैंने पेंटिंग में दिखाए, तो आपको नहीं समझ में आ रहा, पेंटर ने वो ड्रॉ नहीं करे, वो आपको एम्प्टी छोड़े, वो क्या है, मिडल वॉइड है। वो इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है यूनिवर्स का। एक तो खाली छोड़े गए हैं, क्यों छोड़े गए हैं, इसलिए छोड़े गए हैं क्योंकि इसी पॉइंट पे आके इंसान अपने माइंड को चलाना शुरू करता है और सोचना शुरू कर देता है, उसके माइंड की क्रिएटिविटी वहीं पे शुरू हो जाती है ना। अगर हमें सब कुछ ही प्रोवाइड हो जाएगा, सब कुछ ही मिल जाएगा, तो हम लोग अपने माइंड के ऊपर जोर देंगे ही कब, क्यों देंगे, नहीं देंगे। सिमिलरली प्राणायाम के साथ उसने इसको कंपेयर किया। प्राणायाम जब आप करते हो, ब्रीद इन करते हो, सांस अंदर की तरफ लेते हो और फिर उसको थोड़ी देर के लिए रोकते हो, वहीं पे मेडिटेशन शुरू होती है, मेन पार्ट वहीं पे शुरू होता है, तो दैट इज ऑल्सो मिडल वॉइड। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे ही मैन का फंडामेंटल रोल शुरू होता है, बेसिक रोल शुरू होता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकेम्स द कंडुइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ यूनिवर्स। यस, तो यहीं पे ही इंसान का काम शुरू होता है और इसी स्पेस में, हेवन और अर्थ के बीच में ये जो स्पेस है, ये क्या बन जाता है, ये कंडुइट बन जाता है। कंडुइट बता क्या मतलब होता है, चैनल, एक मीडियम बन जाता है जो कम्युनिकेशन का दोनों पोल्स के बीच में, यूनिवर्स के दोनों पोल्स के बीच में कम्युनिकेशन का ये चैनल बन जाता है। हिज प्रेजेंस, उस इंसान की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। इवन इट्स ओनली सजेस्टेड फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ओप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स ही इज in Francois Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape। yes बेटा, oppressed का मतलब क्या होता है, पहले oppressed का मीनिंग लिखो बच्चे। आपने 10th क्लास में भी oppressed पढ़ा होगा, oppressor एंड oppressed, जिसके ऊपर बर्डन आता है, जिसको अपनी बंदी बना लेते हैं, oppressed कर देते हैं, तो जिसके ऊपर बर्डन डाल देते हैं, ठीक है, या फिर वर्ड लगा लो। लॉफ्टी पीक्स क्या होती हैं, बड़ी हाई पीक्स, टॉल और हाई पीक्स। यहाँ पे हमारे नरेटर क्या बोला इन लाइंस में बेटा, नरेटर ने यहाँ पे मैन की इंपॉर्टेंस बताई है कि मैन जो है, एक इंसान जो है, वही एक चैनल है, वही एक कंडुइट है। किसके बीच में, स्पेस जो है वो एक चैनल बना हुआ है कम्युनिकेशन का। किसके बीच में, हेवन और धरती के बीच में। कम्युनिकेशन कौन कर पाता है, इंसान ही कर पाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और ये जो है किसके, हेवन और अर्थ जो कि 2 पोल्स हैं यूनिवर्स के, उनके बीच में कम्युनिकेशन का मीडियम कौन बन रहा है, वो इंसान ही बन रहा है। इसलिए मैन की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल है। ठीक है, इट इज़ नॉट बीइंग लॉस्ड और सप्रेस्ड, ये लॉस नहीं हो सकती, ना ही बर्डन मतलब ऑप्रेस की जा सकती है ड्यू टू हाई पीक्स की वजह से, ठीक है, लॉफ्टी पीक्स की वजह से। बट ही इज़ द आई ऑफ द लैंडस्केप अकॉर्डिंग टू फ्रैंकोइस चेंग्स। वो क्या बोलते हैं, वो ये लाइन बोलते हैं कि ये इंसान जो है, ये लैंडस्केप की क्या है, आई है, आइज़ है ये। यही अपने अकॉर्डिंग, इंसान ही तो इसे देखेगा और सब कुछ क्रिएट करेगा। तो उसने ये लाइन बोली, किसने, हमारी ये फेमस बंदा था फ्रैंकोइस चेंग्स, इन्होंने ये लाइन बोली। क्या लाइन बोली है, इन्होंने यही बोला कि इंसान जो है ये क्या है, आई ऑफ लैंडस्केप है, यही तो देखेगा अपने अकॉर्डिंग और सब कुछ कम्युनिकेट करेगा, सब कुछ बताएगा और अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करेगा। तो यही तो लैंडस्केप की आई है। ठीक है बेटे, क्लियर हो गई बात। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट शेंगशुई का, जिसमें हमने यूनिवर्स का कंसेप्ट पढ़ा, कैसे क्या क्या होता है। एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ, सारा एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि क्या था इसके अंदर। चाइनीज़ का कंसेप्ट ऑफ आर्ट हमने रीड किया, जिसका नाम चाइना ने किस नाम से जानते हैं, वो शेंगशुई के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब क्या है, माउंटेन वाटर होता है जिसका मतलब, ठीक है ना। और ये यूज़ होता है क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, वर्ड लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करता है। ये 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को रिफ्लेक्ट करता है डाइस्ट व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स क्या हैं, एक माउंटेन और दूसरा क्या है, उसका रिवर वाटर, जिसका नाम दिया गया है यांग एंड येन। और जहाँ पे ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं, यांग और यिंग इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज़ द मिडल वॉइड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ओपनली ओवरलुक, जिसको लोग ओवरलुक कर देते हैं, ध्यान नहीं देते जिसके ऊपर। एंड दैट इज़ द असेंशियल थर्ड एलिमेंट। वो 2 एलिमेंट तो हैं ही असेंशियल इंपॉर्टेंट, यांग और यिंग, बट ये एलिमेंट जो थर्ड एलिमेंट है, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसको किससे कंपेयर किया गया है, योगिक प्राणायाम से कंपेयर किया गया है, जिसमें हम ब्रीद इन करते हैं, रिटेन करते हैं अपनी सांस को और फिर उसके बाद छोड़ते हैं। तो जब हमने रिटेन किया तो वहीं पे हमारी मेडिटेशन शुरू हो जाती है। एंड दैट इज़ पर्टिकुलरली द थर्ड एसेंशियल पार्ट, मिडल वॉइड, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइनीज़ लैंडस्केप में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चाइनीज़ लैंडस्केप में पेंटर ने वो जो वाइट पार्ट्स छोड़े हुए हैं वही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा मिडल वॉइड का ही
एलिमेंट को डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारी नरेटर ने बोला है इसमें मैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैन का बेसिक रोल है इसके अंदर, क्योंकि वही एक चैनल है, कंड्यूइट है, चैनल है जो कम्युनिकेट करता है यूनिवर्स में, मतलब अर्थ, धरती और हेवन के बीच में कम्युनिकेशन का चैनल ही कौन है, ये इंसान ही है। इसलिए उसकी प्रेजेंस को ओवरलुक नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, उसकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। और फ्रैंकोइस चैंग्स के अकॉर्डिंग ये इंसान जो है वो लैंडस्केप की आई है। ठीक है बेटे, क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा सेकंड कंसेप्ट था शेन शुई का। अब हम थर्ड कंसेप्ट पे आते हैं बेटा, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। बेटे ये जो हमारा थर्ड चैप्टर का पार्ट है वो किसके लिखा है, ये हमारी बृंदा सूरी ने लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स 28 अगस्त 2005 में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। इसमें क्या है बच्चे, इस कॉन्सेप्ट में ये एक आर्टिकल था बेटा, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। इसमें ऐसे पर्सन्स के बारे में बताया गया है, ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिन्होंने विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के भी वो बहुत अच्छे क्या बने हैं, आर्टिस्ट बने हैं। विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग भी वो क्या बने हैं, एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बने हैं। ठीक है बेटा, उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया है जिससे कि उनकी आर्ट क्या हो गई है, सभी लोगों के बीच में एकदम से प्रसिद्ध, एकदम से हाईलाइट हो गई है और उनको बहुत ज़्यादा क्या मिली है, फेम, नेम मिला है। ठीक है बेटे, क्लियर हो रही है बात आपको। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि एक क्वालिफाइड पर्सन वो नहीं है, वो बंदा जो जिसकी भी बात हो रही है वो उसने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ले रखी है, फिर भी समहाउ उन्होंने ये आर्टिस्टिक टैलेंट क्या किया है, पोजेस किया है। ठीक है, और हमारी नरेटर ने हमारी ये जिसका भी ये नीचे नाम गिवन था, कौन, बृंदा सूरी ने उनको क्या बोला है, शी रेफर्स टू देम हु थिंक्स आउटसाइड द बॉक्स, जिन्होंने बॉक्स के बाहर निकल के, मतलब आउटसाइड देयर जो उनकी फील्ड है उससे बाहर करके सोचा है, कुछ अलग करके दिखाया है और उनका इतना नेम और फेम बना हुआ है। ठीक है बेटा, तो हम इसको शुरू करते हैं। When French painter Jean Duffet mooted the concept of art brut in 1940s, the art of untrained visionary was a minority interest। जब हमारे फ्रेंच पेंटर डफेट ने ये कंसेप्ट आर्ट ब्रूट का कॉन्सेप्ट निकाला था 1940s में, जो कि किसका था, अनट्रेंड विजनरी लोगों के ऊपर था, जो अनट्रेंड लोग थे उनके ऊपर था। तब इस चीज़ को, मतलब अनट्रेंड लोगों की आर्ट को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट से लोग नहीं लेते थे, मतलब इग्नोर ही करते थे, आप ये लगा लो, अनट्रेंड आर्टिस्ट की चीज़ों को इग्नोर करते थे उस टाइम पे। फ्रॉम इट ऑलमोस्ट वेल्ड बिगनिंग्स, आउटसाइडर आर्ट has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally। उसके बाद ये जो थी आउटसाइडर आर्ट धीरे धीरे क्या होने लग गई, ग्रो होनी शुरू हो गई और इसका आउटसाइडर आर्ट का नाम इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो गया, एकदम से हाईलाइट हो गया। लोग जो इंटरनेशनल लेवल पे उनका नेम और फेम बनना शुरू हो गया, ये जो आउटसाइडर आर्ट करते थे, विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग आर्टिस्ट थे, इतनी अच्छी अच्छी आर्ट किया करते थे। ठीक है, this genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training yet show talent and artistic insight। ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये उस आर्ट को डिस्क्राइब करता है, उन लोगों की आर्ट को डिस्क्राइब करता है जिनको कोई राइट नहीं है आर्टिस्ट कहलाने का, क्योंकि उन्होंने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली गई है, फिर भी उनके अंदर ये टैलेंट जो है, वो अपने अंदर के इस टैलेंट को दिखाते हैं और इतना ज़्यादा अपना नेम और फेम उनका बन गया है इससे। देयर वर्क आर स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम्स ऑफरिंग। इनका काम जो है किससे कंट्रास्ट किया जा रहा है, जो मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल बनाने, जो लोग ट्रेनीज़ हैं, जो लोग एक्चुअल में इस काम में इन्वॉल्व हैं, उससे इनको कंट्रास्ट किया जा रहा है इनके वर्क को, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उससे कंट्रास्ट करके कि ये लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अराउंड द टाइम डफिट वॉज प्रोपाउंडिंग हिज कंसेप्ट इन इंडिया एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज। अब जब ये डफिट ये कंसेप्ट को क्या कर रहा था, प्रोपाउंड कर रहा था, इसकी खोज कर रहा था, उसी टाइम इंडिया में एक अनट्यूटर्ड जीनियस ने एक पैराडाइज बनाया था। ठीक है बेटा, ईयर्स अगो, वो कौन था अभी बताते हैं उसने क्या बनाया था। ईयर्स अगो, बहुत साल पहले की बात है, लिटिल पैचेस ऑफ जंगल दैट ही बिगेन टू क्लीनिंग टू मेक हिमसेल्फ गार्डन स्कल्प्टेड विद स्टोन एंड recycled material is known
टू द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। उस टाइम पे क्या हुआ था, उस बंदे ने इंडिया में क्या करना शुरू किया था, उसने एक गार्डन को, एक फॉरेस्ट गार्डन को उसने क्लियर करना, साफ़ करना शुरू कर दिया था। और उसने वहाँ पे मूर्तियाँ लगानी, स्कल्पचर, स्टोन की स्कल्पचर्स लगाने शुरू कर दिए थे, मूर्तियाँ सी बनानी शुरू कर दी थी। किससे बनानी, ये इस टाइप की बेटा, ये देखो, जिसको आज के टाइम पे दुनिया रॉक गार्डन के नाम से जानती है चंडीगढ़ में, ये उसने बनानी शुरू कर दी थी। वो रिसाइकिल्ड मटेरियल से, जो रिसाइकिल्ड मटेरियल होता है ना, उससे बनानी उसने शुरू कर दी थी, जिसको आज किस नाम से जाना जाता है, रॉक गार्डन के नाम से चंडीगढ़ में जाना जाता है, जो कि काफ़ी फेमस है। इट्स 80-year-old creator डायरेक्टर नेक चंद इज नाउ hailed as India's biggest contributor to the outsider art। और कौन थे इसके डायरेक्टर, किसने ये किया था, नेक चंद ने। ये जब उनकी एज कितनी थी, 80 ईयर्स उनकी एज थी, तब वो एक बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर माने गए थे आउटसाइडर आर्ट के। ठीक है बेटा, 80 ईयर्स जब उनकी एज कब थी, 2005 में उनकी 80 ईयर्स एज थी। 2005 का ये आर्टिकल है, तो अब तो वो 90+ होंगे। ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा नेम और फेम मिला जब उन्होंने आउटसाइडर आर्ट ये करा। उन्होंने विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग ये सब उन्होंने एक रॉक गार्डन बनाया, जो कि आज बहुत ज़्यादा फेमस है। किसने बनाया, नेक चंद ने। ठीक है, द 15th issue spring 2005 of Raw Vision, a UK based magazine, pioneer and outsider art publications, features Snake Chand and his rock garden sculptured women by waterfall on its anniversary issues cover। अब 15th इशू पे रॉ विज़न के 15th इशू पे यूके बेस्ड एक मैगजीन थी पॉइनर, जो कि आउटसाइडर आर्ट को पब्लिश करती थी। उन्होंने नेक चंद की इस आर्ट को क्या किया था, इस रॉक गार्डन के स्कल्पचर्स को अपनी मैगजीन के कवर पे, मतलब एनिवर्सरी इशू कवर पे उनका ये पूरा लगाया था और उसको क्या किया था, पब्लिश किया था। मतलब बहुत ज़्यादा इसको क्या मिली थी, उस टाइम पे प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है, the notion of art brush or raw art was of work that were in their raw state as regards culture and artistic influences. Anything and everything from a tin to sink to broken down car could be material for a work of art, something Nek Chand has taken to dazzling heights। अब ये जो आर्ट ब्रश और या फिर रॉ आर्ट का ये जो नोशन था, प्रक्रिया थी, ये वर्क जो था किससे किया शुरू किया गया था, रॉ स्टेट से शुरू किया गया था। मतलब कुछ भी यूज़ कर लेते थे वो, कुछ भी चीज़, टिन की चीज़ हो सकती थी, ब्रोकन डाउन कार्स के मटेरियल हो सकते थे, कोई भी उसको चीज़ को यूज़ करके वो क्या कर देते थे, आर्ट बना देते थे, उसकी एक कला सी बना के अपने एक उसमें ड्रॉ कर देते थे। ठीक है, तो ये हमारे नेक चंद को कहाँ पे ले गया था, बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक लेके गया था। रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम्स, द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को will be honoring him by the way of European exposition of his work। उसके इस काम को देख के, आउटस्टैंडिंग टेस्टिमोनी को देख के, इस आर्ट को किन्होंने स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को ने इनको ऑनर किया बाय द वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन, उसके वर्क के लिए। ठीक है, द 5th month reactive show Realm of Nek Chand beginning October will held at leading museums in Switzerland, Belgium, France and Italy। उनके ये कुछ शोज़ जो थे अक्टूबर में बिगिन हो गए लीडिंग म्यूजियम्स में, स्विट्ज़रलैंड में, बेल्जियम में। बिगेस्ट रिवॉर्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन। और उनका सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या था, ये तो थे ही सही उनके लिए, लेकिन सबसे बड़ा उनका रिवॉर्ड क्या था, जब उन्होंने लोगों को देखा कि लोग उनके गार्डन में, वही चंडीगढ़ में जो उन्होंने रॉक गार्डन बनाया, लोग उनके गार्डन में जाके देख रहे हैं और प्रेज़ कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं उनकी क्रिएशन को, तो उनके लिए ये सबसे बड़ा क्या था, रिवॉर्ड था, बिगेस्ट रिवॉर्ड था। बाकी चीज़ें तो थी सही, उनको इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, नेम मिला, फेम मिला आउटसाइडर आर्ट के नाम पे, जो उन्होंने अपनी फील्ड को डाइवर्स करके, अपनी फील्ड को चेंज करके, विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, इतना सब कुछ उन्होंने किया। तो लेकिन उनके लिए बिगेस्ट रिवॉर्ड क्या था कि लोग उनकी चीज़ों को जाके देख रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन कर रहे हैं। नेक चंद ने ये बात बोली। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार रीड कर लेना बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि कैसे आउटसाइडर आर्ट को लास्ट इस आर्टिकल में कैसे एक पहचान मिली और कैसे उसने नेक चंद ने एक अपनी पहचान बनाई विद द हेल्प ऑफ आउटसाइडर आर्ट। अगर मैं सम अप करूँ लैंडस्केप ऑफ द सोल को, तो इस चैप्टर में हमने क्या रीड करा, वी लर्न दैट आर्ट इज़ एन इनफाइनाइट फॉर्म।
आर्ट क्या है? एक इनफाइनाइट फॉर्म है, ठीक है। विच हैज़ अ रिच हिस्ट्री, जिसकी एक रिच हिस्ट्री है। एंड इट कैंट फिट इनसाइड एनी सर्टेन बॉक्स और लेबल, वो एक सर्टेन बॉक्स या लेबल के अंदर फिट नहीं होती। इट हैज़ अ, इसकी खुद की अपनी एक लाइफ होती है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार आप खुद रीड करना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ लाइंस ऐसी हैं लास्ट पैराग्राफ में जो आपको नहीं समझ में आएंगी, बट मैंने आपको नटशल करके उसका कंक्लूज़न भी दे दिया है कि क्या मतलब है उसका पूरा ओवरऑल। तो बेटा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।